Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Firstly, anyone who are interested to learn ETAPS from basic to advanced level with company life project up to G+30, G+40 and more, you can DM me here. Okay. So मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में वो था हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि इस तरह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं और आज जो है उसके आगे हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से मेन रेनफोर्समेंट निकालते हैं और उसके साथ साथ फिर उसका परसेंटेज ऑफ स्टील किस तरह से निकाली जाती है एंड ऑल। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ने जो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि तो अल्फ़ा एक्स की वैल्यू निकाली थी, अल्फ़ा वाई की वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मोमेंट निकाला था, जो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिज्यूम करके बता देता हूँ। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर्स में वैसे लोग जिसने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखो, उसके बाद ये देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, सो लेटर स्टार्ट। तो लास्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किया था वो मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोगों ने एम एक्स निकाला था। एम एक्स की वैल्यू जो आई थी आपकी वो आई थी आपकी, तो एम एक्स के लिए जो फार्मूला हम लोगों ने बताया था वो क्या बताया था, दैट इज़ अल्फ़ा एक्स इंटू डब्लू इंटू एल एक्स स्क्वायर। यही हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, है ना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉजिटिव में भी एम एक्स लेते हैं ना, एक निगेटिव होती है एक पॉजिटिव होती है, तो एक होती है माइनस एम एक्स डब्लू इंटू एल एक्स स्क्वायर। क्लियर। उसी तरह से हम लोग एम वाई निकालते हैं, तो एम वाई के लिए फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ अल्फ़ा वाई डब्लू एंड एल एक्स स्क्वायर। ओके, एम वाई में भी एल एक्स ही होता है, याद रखना। उसी तरह से एम वाई निगेटिव के लिए तो माइनस अल्फ़ा वाई डब्लू एंड एल एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वैल्यू पुट करके मैंने निकाल दिया था ना। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि किस तरह से हम लोग अब आगे नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो दैट इज़ मेन रेनफोर्समेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मेन रेनफोर्समेंट हम लोग निकालते हैं। ओके, तो मेन रेनफोर्समेंट। ओके, तो मेन रेनफोर्समेंट के लिए आपको अलोंग एल एक्स निकालते हैं हम लोग पहले, फिर अलोंग एल वाई निकालेंगे। तो अलोंग जब एल एक्स लोगे आप, इसमें हम लोग अलोंग एल एक्स लेते हैं, तो अलोंग एल एक्स में जनरली हम लोगों ने एम एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, तो एम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो एम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हम लोगों ने यहाँ पे जो निकाला था प्रीवियस में, तो देख लेना आप, तो उसको हम लोग निकाल के चले थे, तो वो वैल्यू आई थी आपकी दैट इज़ 8.50 किलो न्यूटन मीटर। ओके, ये वैल्यू थी आपकी। उसी तरह से फिर उसका हम लोग डी एक्स, तो डी एक्स क्या हो गया, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ। तो डी एक्स की वैल्यू 110 mm आया था, तो वो हम लोग लेकर चलते हैं ना। एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील पे निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्टील का जो जनरली जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील का जो फार्मूला होता है वो 50 इंटू एफ सी के बाई एफ ऑफ वाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू एम यू डिवाइडेड बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से आपको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालनी है। जब परसेंटेज ऑफ स्टील निकल जाएगी तो फिर हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील का फार्मूला क्या होता है, तो दैट इज़ परसेंटेज ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई 100 इंटू बी इंटू डी। बी क्या हो गई, 1000 mm लेकर चलते हैं हम लोग, और डी आपकी इफेक्टिव डेप्थ है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसमें। उसी तरह से अलोंग एल वाई लेकर चलेंगे फिर हम लोग, अलोंग एल वाई। ओके, तो अलोंग एल वाई में क्या हो जाएगा, तो एल वाई में एम वाई की वैल्यू लेंगे, तो एम वाई की वैल्यू कितना आएगी, एम वाई की वैल्यू हमने निकाला था दैट इज़ 5। हमेशा पॉजिटिव लेके चलना, ठीक है ना। सिर्फ इसमें जो आपकी ये वैल्यू
और इसमें ये वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो 5.29 किलो न्यूटन मीटर। ओके, ये एम वाई की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू डी वाई में, तो डी वाई की वैल्यू आपकी दैट इज़ 110 इफेक्टिव डेप्थ है, और 8 mm का डायमीटर ऑफ द बार हम लोग लेके चल रहे हैं। तो 8 mm ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार आपको माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड 102 mm आया आपका, ये डी वाई में आ गया। क्लियर। अब ओवर कॉन्टीन्यूस एज ऑफ बीम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर एम एक्स और डी एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक तरह से देख लो तो ये तो आपको एलॉन्ग एल वाई लोगे, फिर सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको, ए एस टी एंड पी टी। अब ओवर कॉन्टीन्यूस एज ऑफ बीम लेंगे तो उसमें हम लोग निगेटिव लेके चलते हैं एम एक्स की वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा फिर ओवर कॉन्टीन्यूस एज ऑफ बीम। ओके, तो इसमें एम एक्स की वैल्यू क्या है, तो एम एक्स की वैल्यू हो जाएगी -10.96। ओके, किलो न्यूटन मीटर। निगेटिव वाली आ रही है, अब हम लोग एम एक्स में निगेटिव लेके चलेंगे, ये वाली। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में निकाला था, कैसे निकाला था आप देख सकते हो। और एंड डी एक्स इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू क्या होगी एक्स में, तो 110 है, तो 110 mm हो जाएगा ये आपका। तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ स्टील आप निकाल सकते हो। तो परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए क्या फार्मूला है, दैट इज़ 50 इंटू एफ सी के बाई एफ ऑफ वाई। ओके, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस दैट इज़ 4.6 इंटू एम यू डिवाइडेड बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला जो आपने जब बीटेक भी आप कर रहे होगे तो आपको ये फार्मूला ऑलरेडी मिलता है। तो जब परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, तो दैट इज़ एरिया ऑफ स्टील निकालना। तो एरिया ऑफ स्टील का फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई 100 इंटू बी इंटू डी। तो इससे आपको एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जनरली हमें एरिया ऑफ स्टील निकल गया। और फिर सेकंड में क्या लोगे, फिर यहाँ पे तो ओवर कॉन्टीन्यूस एज ऑफ बीम है पहला कंडीशंस, फिर सेकंड में ओवर कॉन्टीन्यूस एज ऑफ बीम एम वाई के लिए, तो एम वाई के लिए फिर निगेटिव लेके चलना, मतलब यहाँ पर 4 लेना है। जब यहाँ पर ये निकालोगे अलॉन्ग एल एक्स, तो इसमें आपको पॉजिटिव एल एक्स, मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है। यहाँ पर ये जो वैल्यू लेनी है आपको ये पॉजिटिव लेके चलना है। उसी तरह से अलॉन्ग एल वाई में भी एम वाई की जो वैल्यू लिया हमने आपको, तो वो वैल्यू क्या लेके चलना है, तो वो वैल्यू आपको जो लेके चलनी है वो पॉजिटिव लेके चलनी है। ठीक है ना, पॉजिटिव है ये। ठीक है, अलॉन्ग एल एक्स एल वाई। अब सेकंड में है ओवर कॉन्टीन्यूस एज ऑफ बीम, तो इसमें जो वैल्यू लेके चलनी है वो निगेटिव एम एक्स की वैल्यू लेके चलनी है। उसी तरह से नेक्स्ट जो आप निकालोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, दैट इज़ ओवर कॉन्टीन्यूस एज ऑफ बीम। ओके, ओवर कॉन्टीन्यूस एज ऑफ बीम। तो इसमें आपको एम वाई की वैल्यू, तो एम वाई की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज़ -7.0 किलो न्यूटन मीटर। एम वाई की वैल्यू लेंगे हम लोग। एंड डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर डी वाई की वैल्यू आपकी 110 -8 mm का डाया लेंगे, तो दैट इज़ 102 mm का आपका डी वाई की वैल्यू है। तो इसके अकॉर्डिंग आप फिर परसेंटेज ऑफ स्टील निकालो। तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या हो जाएगी, 50 इंटू एफ सी के बाई एफ ऑफ वाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू एम यू डिवाइडेड बाई एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो वैल्यू। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या लेनी है, तो हमेशा हम लोग 1000 mm लेके चलते हैं 1 मीटर। तो यहाँ पर बी की वैल्यू आप 1000 mm ले लोगे, इससे आप ए एस टी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए एस टी क्या हो जाएगा, दैट इज़ परसेंटेज ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई 100 बी इंटू डी। क्लियर।
तो ये एरिया ऑफ स्टील निकल गया। क्लियर। तो इस तरह से जनरली हमने मतलब देख लिया कि किस तरह से एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, मेन रेनफोर्समेंट निकालते हैं ऑल। क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गई कि किस तरह से हम लोग 2 वे स्लैब को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक रखना कि एज स्ट्रिप रेनफोर्समेंट भी जो एक होती है। ठीक है ना। जब आप टॉर्शनल रेनफोर्समेंट कॉर्नर खोलोगे, पेज नंबर 90 खोलोगे IS 456/2000 पे, तो उसमें भी दिया हुआ है कि मिडिल स्ट्रिप रेनफोर्समेंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब ड्यू टू एक्स होता है या वाई होता है, तो यू विल बी गेटिंग बेंडिंग मोमेंट्स और टेक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मतलब जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है उसी जगह पर मैक्सिमम मिडिल स्ट्रिप रेनफोर्समेंट लेकर करते हैं। क्लियर। उसके अकॉर्डिंग ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उस तरह से जनरली 1 बाय 1 हम लोग देख सकते हैं। क्लियर। तो यही सिंपल एक ये होता है, प्रोसेस होता है कि किस तरह से आप मतलब अगर 2 वे स्लैब रहा तो 2 वे स्लैब को किस तरह से आपको डिज़ाइन करनी है। ठीक है। क्योंकि उसमें आपको बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला आना चाहिए, परसेंटेज ऑफ स्टील की सब प्रोसेस होती है। जनरली प्रोसेस फॉलो करोगे तो स्टेप वाइज ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। क्लियर। ठीक है ना। इसमें एक चीज़ मैं आपको और समझा दे रहा हूँ थोड़ा, ये एक मैं फिगर बना करके आपको, है ना, तो उससे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न दूर होगी। देखिए जैसे ये आपकी एक स्लैब है एंड स्लैब में ऐसे ये पार्ट आपकी कॉलम हो गई। ठीक है। उसी तरह से ये पार्ट, ये भी कॉलम है और कह सकते हो तो ये भी आपकी कॉलम है, ये भी आपकी एक कॉलम है। क्लियर। एंड यहाँ पे भी एक कॉलम ले लेते हैं हम लोग, तो ये भी एक कॉलम है। यहाँ पे भी एक कॉलम ले लेते हैं। क्लियर। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी एक कॉलम प्रोवाइड करते हैं और एक यहाँ पर भी एक कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर भी एक कॉलम प्रोवाइड कर देते हैं हम। एक कॉलम यहाँ है और एक कॉलम यहाँ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगे तो यहाँ पर एक कॉलम और आएगा, तो यहाँ पर एक कॉलम मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है। उसी तरह से एक कॉलम ये। ठीक है। अब इसमें जनरली एक तरह से ऐसे ये एक जगह एक ये कॉलम है, यहाँ पे कॉलम भी है, एक कॉलम यहाँ पे भी है, एक कॉलम यहाँ पर, एक कॉलम यहाँ पर। ठीक है ना। तो जनरली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जनरली जब आप इंटीरियर पैनल बना रहे हैं हम लोग, जैसे ये पार्ट क्या हो गया, तो ये जो हो गया दिस इज़ इंटीरियर पैनल। तो इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जाएगी ये पार्ट। ठीक है। तो ये आपकी इंटीरियर पैनल हो गई। और उसी के अकॉर्डिंग जनरली क्या है कि इसमें आप एक तरह से समझ लो तो यहाँ पर मैं एक सिंपल वे में भी समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जैसे इस तरह से, ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें जनरली आपको देखना डिज़ाइनिंग जो इंटीरियर पैनल का करना है वो कॉन्टिन्यूस स्लैब में करना है। उसमें क्या होता है कि जो पेरीमीटर होती है उस कंडीशन में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो एक एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर ये आपकी जनरली एक कॉन्टिन्यूस स्लैब है, ठीक है ना, और इंटीरियर पैनल में है, तो उस कंडीशंस में ये पार्ट जो होती है ना आपकी यहाँ पर, ये आपकी क्या हो गई, दिस इज़ पेरीमीटर हो गई, ये आपकी पेरीमीटर हो गई। ये हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह से हमने रेनफोर्समेंट दिया यहाँ पर। तो उस कंडीशंस में ये याद रखना कि जैसे ये पार्ट हो गया या ये पार्ट हो गया, ठीक है ना, दोनों क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग द इंटीरियर पैनल, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर पैनल आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप एक इंटीरियर पैनल डिज़ाइन कर रहे हो ऑफ किसी भी कॉन्टिन्यूस स्लैब का ऑफ
आप यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हो ऑफ कॉन्टिन्यूस स्लैब, ओके। देन एट द पेरीमीटर, जहाँ पे पेरीमीटर मतलब बाहर का एरिया, जो मैंने आपको अभी वो करके दिखाया ये एरिया, ठीक है ना, ये पेरीमीटर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हैव टू प्रोवाइड, पेरीमीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, तो पेरीमीटर हैव टू प्रोवाइड एडिशनल रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं कि एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल रेनफोर्समेंट, ओके। मतलब टॉर्शनल, एक तरह से आप कह सकते हो कि टॉर्शनल रेनफोर्समेंट एट द टॉप एट सम डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस पर आपको प्रोवाइड करनी है। तो जब भी आप कॉन्टिन्यूस स्लैब का जो इंटीरियर पैनल आप कर रहे हो डिज़ाइन, तो उस कंडीशंस में इसकी जो पेरीमीटर होती है ना, पेरीमीटर में जनरली हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडिशनल रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा टॉप पर, टॉर्शनल रेनफोर्समेंट में कुछ डिस्टेंस तक, ठीक है। जैसे अब आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया तो आप प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसे दे सकते हो। एक तरह से देखो तो एडिशनल रेनफोर्समेंट मतलब इस एरिया में, जैसे ये एरिया है पूरी, तो अप टू कुछ डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हो गया और अप टू ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस में जनरली आपको कुछ एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। एडिशनल रेनफोर्समेंट, टॉर्शनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एट द टॉप एट सम डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस तक, यहाँ तक आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये जनरली प्रोसेस होती है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की। एक्चुअली मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूँ ये चीज़, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में एक तरह से फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे और डिस्कस करेंगे उसमें, है ना। जनरली एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक एज स्ट्रिप जो रेनफोर्समेंट आती है, जो आपने देखा होगा एक टॉपिक है, इसी में है एक एज स्ट्रिप रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। यहाँ पे जो दिया है हमने, 1 मिनट, एज स्ट्रिप रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो एज स्ट्रिप जो रेनफोर्समेंट होती है, उसमें जो मैक्सिमम मिडिल स्ट्रिप रेनफोर्समेंट होती है ना, तो जैसे आप अगर पेज नंबर 90 खोलोगे, इसका क्या बोलते हैं IS 456/2000 का, तो उसमें दिया हुआ है एक टर्म, ठीक है। जैसे वो दिया हुआ है कि टॉर्शनल रेनफोर्समेंट, टॉर्शनल रेनफोर्समेंट एट कॉर्नर, जो आपको पेज नंबर 90 में है, IS 456/2000 दे हुए, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब सपोज दैट कि आपने अगर मैक्सिमम कोई मिडिल स्ट्रिप रेनफोर्समेंट है, ठीक है, मैक्सिमम मिडिल स्ट्रिप रेनफोर्समेंट, सपोज दैट हम ले रहे हैं कि ये Z आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखोगे, जैसे ये आपकी पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो ये X हो गई, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो दैट इज़ वो Y है। तो ड्यू टू X एंड Y आपको क्या होगी कि यू विल बी गेटिंग बेंडिंग मोमेंट। इस X और Y की वजह से क्या होगा, तो आप यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ड्यू टू X एंड Y you will be getting bending moment, okay, you will be getting bending moment। सो उसमें क्या करना है कि should take मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी ना, वही आपको लेकर चलनी है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस इसमें एक फिगर बना के दिखाया था आपको इस तरह से, सॉरी, मैंने एक फ़िगर आपको इस तरह से बना के दिखाया था, है ना। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये पार्ट है, तो ये वन एज जो है डिसकंटिन्यूअस है, तो उसमें आपको ये जा रहा है इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो निकाल के फाइंड करोगे, जैसे यहाँ पर आपका आया ये पार्ट, जैसे बेंडिंग मोमेंट आप निकाल रहे हैं और ये ऐसे आया, ठीक है, और यहाँ से आपका ये इस तरह से आया। तो इसका मतलब है कि ये
और यहाँ पर जो इस जगह पर आया ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जस्ट टेक द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेना है और उससे आप AST फाइंड कर लो। मतलब इससे क्या हो जाएगा कि जस्ट टेक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेना है और फाइंड AST डायरेक्टली आप फाइंड कर लो उससे, ठीक है ना। उसके बाद उससे टॉर्शनल रेनफोर्समेंट फाइंड कर सकते हो। तो टॉर्शनल रेनफोर्समेंट के लिए क्या है, जो मैक्सिमम मिडिल स्टिप रेनफोर्समेंट आएगी तो उससे आप डायरेक्टली एक तरह से टॉर्शनल रेनफोर्समेंट, ओके। तो टॉर्शनल रेनफोर्समेंट का फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड 3/4 इंटू जो ये फार्मूला ये आएगा मैक्सिमम मिडिल स्टिप रेनफोर्समेंट, Z है तो Z, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकल जाएगा। और उसके बाद फिर लेंथ ऑफ द बार निकालना है तो LX/5 और LY/5 पर निकाल सकते हो आप। तो ये जनरली एक प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और एक छोटा सा इसमें यह है कि वैसे लोग जो E-टैप सीखना चाहते हो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, ओके, E-टैप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, तो एंड अप टू आप कह सकते हो तो G+40 एंड मोर। तो आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पे DM करो, आई विल रिस्पॉन्ड, ओके, विथ वेरी चीप प्राइस। आई जनरली टेक द लेक्चर्स एंड ऑल, ऑनलाइन लेक्चर आई जनरली टेक। तो ऐसे स्टूडेंट या वैसे लोग जो इंटरेस्टेड हो E-टैप सीखने के लिए कंपनी लाइफ प्रोजेक्ट्स, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे। थैंक यू सो मच। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।